Hello and welcome to PYQ to AIR series and we will continue with our society and social justice के मेंस के PYQs। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2021 का ये सवाल। Besides being a moral imperative of welfare state, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development. Analyze। बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि वेलफेयर स्टेट का ये मॉरल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर को अच्छा रखना, साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। एनालाइज। गुड क्वेश्चन। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखो। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्व्स एज बोथ, देखो प्राइमरी हेल्थ केयर दोनों तरीकों से हमें सर्व करती है। एक एज अ फंडामेंटल राइट तो हमारा है ही है, एंड डेवलपमेंट कैटलिस्ट ऑल्सो। क्यों? अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एक कंट्री का अच्छा होगा तो वो डेवलपमेंट कैटलिस्ट कैसे बनेगा? क्यों? क्योंकि वो आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करेगा, मेकिंग इट एसेंशियल फॉर द वेलफेयर स्टेट परसुइंग सस्टेनेबल ग्रोथ। इसीलिए वेलफेयर स्टेट के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के ऊपर, प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ह्यूमन कैपिटल चाहिए, ह्यूमन कैपिटल के लिए हेल्दी ह्यूमन बींग्स चाहिए, उसके लिए आपको प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज अच्छी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप जो है क्वेश्चन एड्रेस करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर एज अ मॉरल इंपेरेटिव। सबसे पहले आप बताएंगे कि कैसे वेलफेयर स्टेट की ये मॉरल इंपेरेटिव है, मॉरल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी हेल्थ केयर पे ध्यान देना। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन। आर्टिकल 21 गारंटी करता है राइट टू लाइफ, गारंटी करता है राइट टू लाइफ, वाइल आर्टिकल 47 मैंडेट करता है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक हेल्थ। तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। दूसरा है सोशल जस्टिस डायमेंशन। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो इंश्योर करता है कि रिगार्डलेस किसी का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसको अच्छी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज का एक्सेसिबल नेचर मिले। आयुष्मान भारत ने इसको पॉसिबल किया है। 50 करोड़ बेनिफिशरीज हैं और जन औषधि केंद्र भी हैं जो कि अफोर्डेबल मेडिसिन देते हैं। तीसरा है ह्यूमन डिग्निटी। यूनिवर्सल हेल्थ केयर ह्यूमन डिग्निटी को सपोर्ट करता है, ये तो ह्यूमन की एक बेसिक नीड है। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस अपहोल्ड द डिग्निटी थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन, रिड्यूसिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। ठीक है। फोर्थ है एथिकल ऑब्लिगेशन। एथिकल ऑब्लिगेशन भी है वेलफेयर स्टेट की कि उसको ये पूरा देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल केरला ने कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल लॉन्च किया हुआ है। देन हमारा ग्लोबल कमिटमेंट भी है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के अंदर आता है। अब ये तो हमने बताया कैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज एक मॉरल इंपेरेटिव है वेलफेयर स्टेट का। दूसरा हमें बताना है कैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करता है, एनेबल करता है। सबसे पहले वही जो चीज मैंने बोली, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में मदद करता है, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स आपको देता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश एजुकेशन हेल्थ लिंकेज। दूसरा है हार्नेस डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो आप बोलते हो कि हमारे पास सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में तभी आपकी योगदान, वो भागीदारी तभी दे पाएगी ना जब वो आप हेल्दी होएगी। तो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज देनी जरूरी है। तीसरा है पॉवर्टी रिडक्शन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY प्रोटेक्टिंग 12 करोड़ फैमिलीज फ्रॉम कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। ठीक है, 12 करोड़ फैमिलीज को कैटास्ट्रॉफिक मतलब सडनली हेल्थ एक्सपेंडिचर जो एकदम से बढ़ता है उससे प्रोटेक्ट किया हुआ है। एंड फोर्थ है, अब हमारे यहाँ पे हमको पता है क्लाइमेट चेंज आता जा रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ नए नए हेल्थ चैलेंजेस भी आने वाले हैं, तो क्लाइमेट इंड्यूस्ड हेल्थ चैलेंज के लिए भी हमें रेडी रहना है। एग्जाम्पल है ओडिशा। देयरफॉर प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रांसेंड मेयर सर्विस डिलीवरी टू बिकम फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यहां पर कंक्लूजन में ये बात बोली गई कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज सिर्फ सर्विस डिलीवरी नहीं है, वो एक बेसिक नॉर्म है कि अगर आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट करवानी है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हो। ठीक है। अच्छा, जब आप हेल्थ प्रिपेयर करेंगे सोशल जस्टिस के अंदर तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का डेटा भी प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इंडिया में कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2019 का ये सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी? डिस्कस। कह रहे क्या हम अपनी लोकल आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं ग्लोबल आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में? डिस्कस करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। हमें पता है ये जो लोकल आइडेंटिटी और ग्लोबल आइडेंटिटी के बीच में जो टिफ है ये चलता ही क्यों है? ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से चलता है। आज का जमाना है रैपिड ग्लोबलाइजेशन का, जिसकी वजह से लोकल और ग्लोबल आइडेंटिटी के बीच में पूरा टाइम एक फाइट चलती रहती है और ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। सबसे पहले हम बताएंगे कैसे इरोजन हो रही है हमारी लोकल आइडेंटिटी की ग्लोबलाइजेशन की वजह से। पहला है कल्चरल होमोजेनाइजेशन।
क्यों? वेस्टर्न कल्चर हो गया, वेस्टर्न कपड़े, वेस्टर्न खाना, कंजम्पशन पैटर्न्स जो हैं आपकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को इरोड करते जा रहे हैं, रिप्लेस करते जा रहे हैं। आप जो है इंडियन थाली नहीं खाना पसंद करते, कोरियन, जापानीज क्यूजीन यू वांट टू ट्राई, यू डोंट वांट टू वेयर अ साड़ी और अ सूट, यू प्रेफर जीन्स, फ्रॉक, स्कर्ट्स। तो ये है पहला कारण। दूसरा है लैंग्वेज डिस्प्लेसमेंट। ये हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, इतनी सारी फिल्म्स के अंदर ये चीज़ दिखाई गई है कि कैसे इंग्लिश का प्रेफरेंस एज अ प्राइमरी कम्युनिकेशन बढ़ता जा रहा है। ऊपर से एक प्रॉब्लम और है हमारे देश में, इंग्लिश के साथ आपने स्टेटस अटैच कर रखा है, क्लास अटैच कर रखी है। तो कम्युनिकेशन मीडियम में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली जा रही है। यूनेस्को ने रिपोर्ट किया है कि 196 इंडियन लैंग्वेजेस इंडेंजर्ड है विद मेनी फेसिंग एक्सटिंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद लोकल इंडस्ट्रीज। अब वही बात है, अगर आप जो है वेस्टर्न कंजम्पशन पैटर्न पे शिफ्ट करेंगे, वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद करेंगे, आपकी लोकल इंडस्ट्रीज का डाउनफॉल तो तय है। इंडियन हैंडलूम सेक्टर 30% डिक्लाइन है उनके रेवेन्यू में पिछले 5 सालों में, 2022 की रिपोर्ट है। फेस्टिवल सेलिब्रेशन देख लो, कमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, यू आर लूजिंग ऑथेंटिक मीनिंग, एसेंस आप अपने फेस्टिवल्स का खोते जा रहे हैं। दिवाली पे पूजा करना लक्ष्मी, कुबेर और गणेश जी की, उसकी बजाय आपका पूरा ध्यान होता है दिवाली पार्टी करने में, कि जैसे ट्रेंड चला हुआ है अल्कोहल, गेम्स, तो दिवाली पार्टी करना चाहते हैं आप पूजा की बजाय। तो ऑथेंटिक मीनिंग जो है उस फेस्टिवल का वो खत्म हो जा रहा है। इट इज एवरीथिंग अबाउट कमर्शलाइजेशन, है ना, कि धनतेरस है तो धनतेरस आपको आज तक नहीं पता वो क्यों मनाया जाता है, बट आपको ये पता है गोल्ड खरीदना है, ठीक है, या फिर सामान खरीद के लाना है। सो नेक्स्ट इज माइग्रेशन, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिपोर्ट किया 2 मिलियन इंडियंस जो हैं वो बाहर माइग्रेट कर चुके हैं हायर एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कनाडा जा रहे हैं लोग, ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये सब कुछ है। ठीक है, अब अगला पोर्शन हमें एक्सप्लेन करना है कैसे ऑन दी अदर हैंड हम अपना लोकल हेरिटेज, लोकल अपनी जो रिकॉग्निशन आइडेंटिटी है उसे प्रिजर्व भी कर रहे हैं। सबसे पहला है कल्चरल रिकॉग्निशन इनिशिएटिव्स। हम कैसे अपने जो लोकल कल्चर है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन कौन से हमने इनिशिएटिव्स चलाए हैं। सबसे पहला है इंडिया का एलिमेंट्स ऑन यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। इंडिया के बहुत सारे एलिमेंट्स यूनेस्को के इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट पे हैं। गरबा डांस हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ये तो यूपीएससी ने तो इसको प्रीलिम्स में भी पूछ लिया था। फिर उसके बाद साहित्य अकादमी है, या अकेडमी बोल लो, हिंदी में अकादमी बोल देते हैं, प्रमोटिंग लिटरेचर इन 24 लैंग्वेजेस। देन देयर इज गवर्नमेंट की अस्मिता प्रोजेक्ट, ठीक है, ये पब्लिश कर रही है 22,000 बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस में। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स के अंदर उनके लोकल ट्रेडिशंस और कल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते हैं, जैसे कि जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल हो गया, सूरजकुंड में क्राफ्ट मेला हो गया। फिर उसके बाद जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, आपकी कोई भी स्पेशल क्यूजीन है, कुछ भी स्पेशल कोई हैंडीक्राफ्ट है, कोई भी एक स्पेशल चीज़ है जो वहाँ की जब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बनती है तो वहाँ के लोकल कल्चर ट्रेडिशन को प्रमोशन मिलता है, जैसे चंबा का रुमाल, कर्नाटका का चना पटना टॉयज हो गया। दूसरा तरीका है पॉलिसी इनिशिएटिव्स का। सरकार बहुत सारी पॉलिसीज इनिशिएटिव्स चलाती है ताकि आप बाहर की बजाय खुद के ऊपर जो है थोड़ा ध्यान दें, जैसे कि वोकल फॉर लोकल कैंपेन हो गया, जिसने लोकल प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाई, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। ये आपको बेसिकली कहीं ना कहीं आपका मेंटल जो पैटर्न है उसे चेंज करने की कोशिश कर रहा है, दैट यू स्टार्ट प्रेफरिंग द प्रोडक्ट्स और द कल्चर विच इज इंटैक्ट विद योर कंट्री, नॉट आउटसाइड। तीसरा है कम्युनिटी लेड प्रेजर्वेशन। ये बड़ा ज़रूरी है, कम्युनिटी नहीं बदलेगी तो आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं होने वाला है। बहुत सारी लोकल कम्युनिटीज़ आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह यूज़ करती हैं ताकि वो अपना ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो है उसको उस प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर पाए। ग्लोबल रिकग्निशन भी मिलती है उस चीज़ से, जैसे कि ब्लॉक मेहंदी आर्ट हो गया। G20 की मीटिंग हुई थी तो लाख की चूड़ियाँ आपने सुना होगा, उसको बड़ा नाम मिला था। देन रूरल टूरिज्म हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऑथेंटिक लोकल एक्सपीरियंसेस पे जो है लोग ध्यान दें। बाहर फॉरेन घूमने की बजाय आप अपने देश में बड़ी सुंदर सुंदर जगह हैं, केरला के बैक वाटर्स हैं, जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर की बोट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट है, आपके पास राजस्थान है, कल्चरल रिच है, तो आप सारी जगह घूम सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार है, बट वही बात है रूरल टूरिज्म। इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो रिलीजियस टूरिज्म अयोध्या, हिस्टोरिकल टूरिज्म जयपुर, ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरजेनरेशनल नॉलेज ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू कम्युनिटी वर्कशॉप्स। आजकल आप कम्युनिटी वर्कशॉप्स में जाते हैं ना, पोट्री सीख रहे हैं, पेंटिंग, इससे क्या हो रहा है, जो इंटरजेनरेशनल नॉलेज है वो ट्रांसफर होती जा रही है। देयरफॉर ग्लोकलाइजेशन होता है हार्मोनियस सिंथेसिस, जहाँ पे ट्रेडिशनल वैल्यूज को एग्जिस्ट करती हैं मॉडर्न प्रैक्टिस। ग्लोकलाइजेशन ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके योगा और आयुर्वेदा को वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन मिली, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी गुड क्वेश्चन 2019 का। व्हाट आर कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया
अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस, कह रहे कौन से फीमेल के लिए चैलेंजेस हैं टाइम और स्पेस के अगेंस्ट, ये बताना है। वेरी गुड क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन जैसा सवाल वैसा इंट्रो है कि वुमेन इन इंडिया फेस परसिस्टेंट चैलेंजेस। जो इंडिया में फीमेल्स हैं वो परसिस्टेंट चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, वो टाइम हो या स्पेस बाउंड्रीज हो। क्यों? ये दिखाता है डीप रूटेड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, मतलब हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर तक, लेयर्स के अंदर तक इनइक्वालिटी बसी हुई है। इसी वजह से टाइम और स्पेस दोनों के अगेंस्ट चैलेंजेस हैं फीमेल्स को। सबसे पहले आप इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करेंगे अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। इकोनॉमिक चैलेंजेस में देख लो, सबसे पहले है डिक्लाइनिंग वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ही नहीं, आप यहाँ पे रीसेंट डेटा से इसे सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है अनपेड केयर वर्क बर्डन। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली में अभी भी इसके ऊपर भी एक स्टेटमेंट दोबारा दिया है कि 30,000 रुपए आई थिंक दे डिजर्व फीमेल्स। यहाँ पे ये बोला है कि इंडियन वुमन जो है ऑन एन एवरेज स्पेंड 352 मिनट्स डेली ऑन द अनपेड वर्क। ऑन द अदर हैंड मेल्स सिर्फ और सिर्फ 51 मिनट 51 मिनट्स जो है वो स्पेंड करते हैं। डिजिटल जेंडर डिवाइड, 33% इंटरनेट यूजर्स सिर्फ फीमेल्स, सिर्फ 33%। प्रॉपर्टी राइट्स कितना भी आपने लीगल करके देख लिया, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स फीमेल को नहीं दिए जाते। जब भी प्रॉपर्टी बढ़ती है हमेशा बेटों के बीच में ही बढ़ती है। इसकी वजह से इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है फीमेल्स की, वो जनरेशन टू जनरेशन परपेचुएट होती जाती है, कॉन्टिन्यूएशन में जाती है। देन देयर इज वेज डिस्क्रिमिनेशन, सेम काम सेम पोजिशन के लिए इक्वल वेज पे नहीं है। दूसरा है सेफ्टी ऑन सिक्योरिटी, ये भी टाइम एंड स्पेस के साथ अटैच्ड है। राइजिंग क्राइम रेट, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डाउरी, यू कैन राइट मैरिटल रेप, वो घर पे है, हाउस वाली स्पेस में, ठीक है। रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, ईव टीजिंग पब्लिक प्लेसेस पे है। और ये तो टाइम वाला भी है ना कि रात को सेफ्टी का इशू है। फिर पब्लिक स्पेस रिस्ट्रिक्शन है, हमारे देश में रात की ड्यूटीज फीमेल्स क्यों नहीं कर पाती, लिमिटेड मोबिलिटी क्यों है, पब्लिक मोबिलिटी क्यों है, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न है। इसीलिए 60% वुमेन का जो एक्सेस है एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का, वो ही अफेक्ट हो जाता है। अब नया डिजिटल स्पेस के अंदर साइबर वायलेंस, ऑनलाइन हरासमेंट हो गया, साइबर बुलिंग हो गया। बुल्ली सुली डील्स आपने सुना होगा, एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप था जिसके ऊपर ओपनली फीमेल्स वर सोल्ड ऑफ, ये वाला है। देन देयर इज ऑनर बेस्ड वायलेंस, ऑनर किलिंग्स करी जाती हैं फीमेल्स की। क्या सारे सोसाइटी के इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, फीमेल की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेक्ट करता है रिजिड हायरार्कीज को। तो एक तो ऑनर बेस्ड वायलेंस, उसके बाद है सोशो और कल्चरल बैरियर्स। सबसे पहले पेट्रियार्कल माइंडसेट, आधी फीमेल्स खुद ही जस्टिफाई करती हैं कि हमारे हस्बैंड हमें मारते हैं तो ये सही बात है, उनका अधिकार है हमारे ऊपर। डाउरी, ये इंडिकेट करता है कैसे जेंडर नॉर्म हमारे अंदर इंटरनलाइज हो चुके हैं हमारे सिस्टम में। वी फील दैट दिस इज पर्टिकुलरली बिल्कुल नॉर्मल। दूसरा है मैरिज एंड मोबिलिटी, अर्ली मैरिजेस करवा देना फीमेल्स की, टीनेज प्रेगनेंसीज, उनके एजुकेशन प्रोस्पेक्ट्स पे जो है इफेक्ट डालता है। फिर डिसीजन मेकिंग, हमारे आज भी फीमेल्स के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है फैमिली में, इसकी वजह से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल चॉइसेस पर इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट है सन प्रेफरेंस एंड सन मेटा प्रेफरेंस, बेटे का होना, इससे पूरे देश की सेक्स रेशियो स्क्यूड हो जाती है और परपेचुएट होती है इंटरजेनरेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है। देयरफॉर पाथ फॉरवर्ड, क्या आगे इसका हल कैसे निकल सकता है, रिक्वायर्स कि आप नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन 2016 इंप्लीमेंट करें, महिला शक्ति केंद्र बनाएं, SDG 5, ठीक है, अचीव करने की कोशिश करें थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। ठीक है, ये थे आपके आज के 3 सवाल। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।